प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है 9 सितंबर से 26 सितंबर, उसी के हाल ही के टीसीएस के द्वारा पूछे गए टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी को किस देश के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड का संविधान आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का जो भाग 4 जो है ना, ये अनुच्छेद 36 से 51 से संबंधित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का संविधान का जो भाग 4 है, ये राज्य के नीति निर्देशक किस तत्व से संबंधित है, किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये 36 से 51 से संबंधित। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान में इसी तरह की विशेषता से प्रभावित थे। अब यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट है, उन्हें ध्यान में रखना है। जैसे कि भारत के संविधान में फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है। तो फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया भारत के संविधान में, तो फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है। कनाडा के संविधान से एक दृढ़ केंद्र के साथ संघ अवशिष्ट शक्तियां, संघ और राज्य सूचियां, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है भारत के संविधान में, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का महाभियोग, प्रस्तावना, उपराष्ट्रपति के कार्य। ये जो हैं अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इंग्लैंड के संविधान से क्या लिया गया है, संसदीय सरकार, एकल नागरिकता कानून के नियम, रिटें अध्यक्ष और उसकी भूमिका, कानून बनाने की प्रक्रिया। ये इंग्लैंड के संविधान से ली गई हैं ये चीज़ें। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या ली गई भारत के संविधान में, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, संयुक्त बैठक संवर्ती सूची। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। अच्छा, जापान के सिद्धांत से क्या ली गई हैं, तो जापानी के सिद्धांत से ली गई हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के संविधान से ली गई। तो ये सारे फैक्ट जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था राष्ट्रमंडल खेल 2022 CWG किस शहर में आयोजित किए गए थे। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 CWG जो है ना, बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किए गए थे। तो ये आपको ध्यान में रखना। देखिए, जो 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनके बारे में जान लीजिए। 2022 राष्ट्रमंडल खेल आधिकारिक तौर पर 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के रूप में जाना जाता है। बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित ये किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अच्छा, राष्ट्रमंडल 2022 इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आदर्श वाक्य क्या है, सभी के लिए खेल है। अच्छा, राष्ट्रमंडल 2022 जो खेल हैं, इसका आधिकारिक शुभांकर क्या है, ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसका आधिकारिक शुभांकर है पेरी द बुल बर्मिंघम, पेरी द बुल बर्मिंघम, यह इसका आधिकारिक शुभांकर है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। देखिए, अभी हाल ही में 2022 में जो आपके राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, उसमें किसने क्या पदक जीते थे वो भी देख लीजिए आप लोग। इसमें पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया था जिसने टोटल 178 पदक जीते थे। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड था जिसने 175 पदक जीते थे। तीसरे नंबर पे कनाडा था जिसने 92 पदक जीते थे। और चौथे नंबर पे भारत था जिसने कुल 61 पदक जीते थे। ठीक है, चौथे नंबर पर भारत था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में मीरा चानू की अगर मैं बात करूं तो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल में मीराबाई चानू ने प्रथम स्वर्ण पदक जीता था। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 23 कांस्य पदक जीते थे। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, ये तो प्रश्न 100% आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन है ना, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ पर होगा,
विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। निशानेबाजी के खेल में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में कोई स्वर्ण पदक नहीं जीता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु कॉमनवेल्थ गेम्स CWG 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 आपके जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो हुए हैं आपके कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए हैं, इसमें उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला फैक्ट आपको क्या ध्यान में रखना है, जब इसका समापन हुआ था राष्ट्रमंडल खेलों का, तो उसमें ध्वजवाहक कौन थे, ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। पैडलर अचिता शरत कमल और मुक्केबाज में निखत जरीन ने 9 अगस्त को आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक थे। कौन कौन थे? अचिता शरत कमल और निखत जरीन, ये 2 लोग थे राष्ट्रमंडल खेलों के समापन में ध्वजवाहक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि लुड्डी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लुड्डी जो है ना, ये पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। तो पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं भांगड़ा, गिद्दा, झूमर, मालवी और जुल्ली, ये पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक यानी सिल्वर पदक जीते हैं? टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं, जिनमें 5 स्वर्ण हैं, 8 रजत हैं और 6 कांस्य हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल कितने रजत पदक जीते हैं? कुल 8 रजत पदक जीते हैं, जिसमें 5 स्वर्ण हैं, 8 रजत हैं और 6 कांस्य हैं। दूसरी बात, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल 162 देशों में से भारत कुल मिलाकर पदक तालिका में 24वें स्थान पर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो इसमें उद्घाटन समारोह में भाला फेंक खिलाड़ी टेकचंद्र थे। समापन समारोह में कौन थे? निशानेबाजी में अवनी लेखरा थीं। पैरालंपिक 2020 का भारतीय थीम गीत क्या था? ये भी आपको ध्यान रखना है। संजीव सिंह द्वारा कर दे कमाल तो, जिन्होंने गीत को संगीतबद्ध और गाया था। चीन ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सबसे अधिक पदक अपने नाम किए हैं। टोक्यो पैरालंपिक वर्ष 2020 का केंद्रीय विषय भावना से एकजुट था। टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों के कांस्य पदक विजेता मनोज सरकार बैडमिंटन कार्यक्रम से जुड़े। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 162 देशों ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था टोक्यो पैरालंपिक में? कुल 162 देशों ने भाग लिया था। चीन पैरालंपिक 2020 पदक तालिका में पहले स्थान पर था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67%, ये आपको ध्यान में रखना है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वनों और पेड़ों से 24.56% ढका है। कितने प्रतिशत ढका है? 24.56%। ये प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार कुल वन और वृक्ष आवरण भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक प्रश्न के कई फैक्ट होते हैं और हो सकता है कि पेपर में प्रश्न आपसे कुछ उल्टा करके पूछ लिया जाए, यानी थोड़ा सा अलग, लेकिन आंसर वही रहता है। भारत वन स्थिति ISFR 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में स्थायी वन के अंतर्गत आने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तमिलनाडु महोत्सव किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु महोत्सव किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु महोत्सव जो है ना, ये अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है। तमिलनाडु त्यौहार की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु या तमिलनाडु, ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो तमिलनाडु या तमिलनाडु, ये मिसमी जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। एक है लोसुंग त्यौहार। देखिए, लोसुंग त्यौहार मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। अगर आपसे मान लीजिए पेपर में पूछ लिया जाए
कि जो लोसुंग त्यौहार है ये क्या अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है या नहीं मनाया जाता, तो नहीं मनाया जाता, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मोपिन त्यौहार हुआ, लोसर त्यौहार हुआ, अपाटानी का ड्री त्यौहार, नोक्टे का चालू लोकू, आर्दिस का सोलुंग, संगीत का जीरो त्यौहार, पगसो दर्रा शीतकालीन त्यौहार और सियांग नदी त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले कुछ मुख्य त्यौहार हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन भारतीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए किस वायसराय ने कानून पारित किया था? प्राचीन भारतीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए किस वायसराय ने कानून पारित किया था? लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी रुचि लेने वाले वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 वर्ष में ये अधिनियम पारित किया गया था। ये कब पारित किया गया था? प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम वर्ष 1904 में। लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में भी पारित किया गया, तो ये भी पारित किया गया था, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, ये आपको ध्यान में रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार 382 भारत की जनसंख्या घनत्व था, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्तियों के साथ जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे ऊपर है। उसके बाद पश्चिम बंगाल 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ जनसंख्या घनत्व में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में यह 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और केरल में 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। जनगणना 2011 भारत की 15वीं जनगणना है और आज़ादी के बाद की ये 7वीं जनगणना है, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, पहली जो जनगणना हुई थी वर्ष 1872 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगली जनगणना वर्ष 2021 में होने को थी, लेकिन कोविड-19 के कारण ये जनगणना 2021 में नहीं हुई, क्योंकि हर 10 साल में ये जनगणना होती है। एक क्वेश्चन था कि रासलीला किस राज्य का लोक नृत्य है? सो गाइस रासलीला जो है ना, ये उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। ब्रज रासलीला उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है जो राधा कृष्ण की कहानी को दर्शाता है। देखिए, कुछ नृत्य हैं और जनजाति या समुदाय से संबंधित हैं, जैसे कालबेलिया जो नृत्य है कालबेलिया समुदाय के द्वारा किया जाता है। स्थान राजस्थान में कालबेलिया जो नृत्य है ये राजस्थान में किया जाता है। एक है छरवा नृत्य, दशहरे पर किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। एक है भांगड़ा और गिद्धा नृत्य, तो भांगड़ा और गिद्धा नृत्य ये पंजाब में किया जाता है। ठीक है, रासलीला कृष्ण और राधा की रासलीला से संबंधित है और ये कहाँ पर किया जाता है? ये उत्तर प्रदेश में किया जाता है। एक है दादरा नृत्य, ये वेश्याओं द्वारा किए जाने वाले अर्थशास्त्रीय नृत्य है और ये उत्तर प्रदेश में किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। विच इज द फर्स्ट यूनिकॉर्न टीम इन IPL? चेन्नई सुपर किंग, तो चेन्नई सुपर किंग आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, वेदों की ओर लौटो का नारा किस समाज सुधार के द्वारा दिया गया था? तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अच्छा, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक और भारत के धार्मिक नेता भी थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टकरा में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। यह एक ऐसा संगठन है जिसमें हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन शुरू किया था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आर्य समाज सुधारवादी समाज वेदों को सभी ज्ञान का स्रोत मानता था।
अगला प्रश्न पूछा गया था कि असतत हाइड्रोकार्बन किस ज्वाला से जलते हैं। तो असतत हाइड्रोकार्बन जो है ना पीली काली की लौ से जलते हैं, यानी एलोसॉफ्टी फ्लेम। इसे हम कहते हैं असतत हाइड्रोकार्बन, जैसे एल्किन और एल्काइन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जो आंशिक रूप से पीली काले की लौ से जलते हैं। जल क्रांति अभियान की शुरुआत किसने की थी? तो मेरे प्यारे साथियों, जल क्रांति अभियान की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई। किसके द्वारा की? भारत सरकार के द्वारा। जल क्रांति अभियान देश में जल संरक्षण और प्रबंधन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। कब शुरू किया गया था? 2015-16 में। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री सुश्री उमा भारती ने 5 जून 2015 को जल क्रांति अभियान की शुरुआत की थी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। पेक्टिन का प्रमुख रासायनिक घटक क्या होता है? गैलेक्यूट्रोनिक एसिड। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में अमरनायक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य में अमरनायक थे सैन्य कमांडर। अमरनायक विजयनगर साम्राज्य में सैन्य कमांडर थे। उन्हें साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों पर शासन और सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। अमरनायक शब्द का शाब्दिक अर्थ है सेना का कमांडर। सुबह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने भारत में वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करने के लिए कौन सी एक नई योजना को अपनी स्वीकृति प्रदान की है? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।